हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बोर्ड की तैयारी भी आप लोगों की ज़ोरों से चल रही होगी और हम भी लगे हैं आपके पीछे पीछे कि ये आपको इस समय बोर्ड में क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएं। दूसरी बात हमें ये कहना था कि जब आप अंसाल पढ़ते हो या कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन आपको कम समझ में आया है, कोई बात है, या वीडियो देखते हो, वीडियो कहीं कम समझ में आया तो कमेंट्स ज़रूर किया करिए कि सर ये क्वेश्चन हमें एक बार और बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अंसाल पढ़ रहे हो, 2024 का छठवें का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स कर दीजिए तो हम यहाँ से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दें, जिससे आप दोबारा देखिए और उसको पढ़िए और हर तरह से 2023, 24, 25 के अंसाल पढ़ के ही जाइए। तो चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, ये दो वीडियो आपको दे चुके हैं हम और आपने देखा भी है, बहुत अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब नाभिकीय ऊर्जा आप देखिए थोड़ी सी, और बच्चों शेयर ज़रूर करिए। जो आपके कुछ फ्रेंड मान लीजिए चित्रकूट के अलावा और कहीं पर हैं, और किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, या आपके चाचा दादा के लड़के, ये आपके कोई और रिलेटिव रह रहा है, तो उनको भी वीडियो भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी अच्छे से वीडियो और अच्छे से वीडियो पूरे मन से बनाते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में बच्चों ये केवल 7 हेडिंग पढ़ना है। इन 7 हेडिंगों को आपको कायदे से तैयार करना है। पहला द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, दूसरा युग्म उत्पादन युग्म विनाश है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा है, प्रतिनिक्रियान बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन कैसे होता है ये बताना है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन बताना है, रेडियो एक्टिव विघटन और रेडियो एक्टिव विखंडन में अंतर, और नियंत्रित तथा अनियंत्रित अपक्रियाएं, ये पढ़ाएंगे आज। तो आप नाभिकीय ऊर्जा में केवल इतना सा थ्योरी के पर्पज से तैयार कर लो। फिर इसके सवाल कैसे बनते हैं, सवाल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर एक सेट में आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर पे दिया होगा, ये देखिएगा चाहे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पहली हेडिंग है आपका द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो देखिए, आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और इनके बीच जो संबंध है यानी सूत्र है वो कुछ ऐसा होता है, यानी डेल ई बराबर डेल एम गुणा सी स्क्वायर। यानी जब किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में डेल एम की कमी कर देते हैं, यानी जब ये डेल एम द्रव्यमान वस्तु का नष्ट होता है, तो द्रव्यमान नष्ट होकर कहे में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में। यही द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। जब भी तुमसे पूछे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, ये तो कम ही पूछता है, सवाल इसका पूछता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन को फ्यूज कर दिया जाए, नष्ट कर दी जाए, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो बस आपको केवल यहाँ पे रख देना है। जैसे यहाँ डेलियम की जगह रखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते -31, और गुणे सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घाते 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घाते -31 और गुणे 3 त्रिकाई 9 गुणे 10 की घाते 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 9 के 9, 9 9 81, और गुणा 10 की घाते 16 से आप जब 31 घटाएंगे तो 15 बचेगा। इतना उत्तर जूल में आ गया। लेकिन अक्सर ये जो उत्तर दिया रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। तो जब भी आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें हम गुणा भाग कर दें 81.9 गुणे 10 की घाते -15 जो लिखा है, इसमें हम भाग कर दें 1.6 गुणे 10 की घाते -19 का, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग कर देते, दशमलव दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ से भाग कर दीजिए, 16 पंचे 80, 80 9 बच गया आपका, तो 19 हो जाएगा। तो 16 1 के 16, 16 16 1 के 16, 3 19, 3 मतलब 30 हो जाएगा। तो 16 दुनाई 32, लगभग इतना चला गया, गुणा 10 की घाते। अब ये देखिए 19 ऊपर जाएगा और माइनस का 15 है, माइनस का 19, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो 4 हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं 0.512 गुणे 10 की घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को लिखा करते 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी बार पूछा है क्वेश्चन। तो इस तरह से द्रव्यमान को देखिए, इतना द्रव्यमान नष्ट हुआ
तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो आप बताएं 10.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यही द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। परीक्षा में पूछे तो आपको बताना है केवल ये कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। जिस आइंस्टीन के अनुसार जब किसी वस्तु के द्रव्यमान में डेलियम की कमी होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा डेल ई बराबर डेलियम गुणे सी स्क्वायर होता है। ये आपको बता देना है। दूसरा इधर एक बात और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इसका और कराएंगे। ये अक्सर पूछा है कि अगर हम एक AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, यानी जिसकी वैल्यू 1.66 गुणे 10 की घाते -27 kg होता है, को नष्ट कर दें, यानी इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलें तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक AMU को क्षय करने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती। तो फिर से आपको इसी सूत्र में रख देना है। तो डेल ई बराबर डेलियम गुणा सी स्क्वायर, तो डेलियम की जगह 1.66 इंटू 10 की पावर -27 और सी का मान 3 गुणे 10 घाते 8 का स्क्वायर। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम सूत्र दो तरह से भी बना लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी कि अगर ग्राम या किलोग्राम में दिया रहे, किलोग्राम में दिया रहे तो उस समय हम डेल ई बराबर लगाएंगे डेलियम गुणा सी स्क्वायर। लेकिन अगर द्रव्यमान जो दिया है ग्राम और किलोग्राम में ना देके AMU में दिया रहे तो उस समय इस सूत्र को हम लगाया करते हैं डेल ई बराबर 931, या ऐसे डेलियम की जगह ऐसा ही लिख लो डेलियम, जहाँ सी स्क्वायर लिखा करते हो उसकी जगह ये लिख दिया करो 931। तो ये आपका उत्तर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आगे हम सूत्र बार बार यूज करेंगे। तो ये कहाँ से आया है वो उसी के लिए हम आपको अभी तक बताएं कि AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जब नष्ट होता है तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उत्तर आपका जूल में आएगा जब ये सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र कब लगाना है, जब ग्राम और किलोग्राम में दिया हो। यदि मान लीजिए AMU में आपको द्रव्यमान दे दिया हो, या इसी को हम U से भी व्यक्त करते हैं, U में दिया हो, तो उस समय आपको ऊर्जा निकालने के लिए डेलियम की जगह तो डेलियम ही है, यहाँ जो सी स्क्वायर था वहाँ 931 कर देना है। तो ये उत्तर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए पहली हेडिंग थी। दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए थ्योरेटिकल, वैसे तो सवाल पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मान लीजिए थ्योरी से रिलेटेड पूछ रहा है तो युग्म उत्पादन युग्म विनाश हो गया। जैसे ये पाठ्यक्रम देख लो थोड़ा सा, ये युग्म उत्पादन युग्म विनाश हो गया न। और इधर पे आ जाइए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति हो गई, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन हो गया, रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन हो गया, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया हो गई। केवल इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग ही रखे हैं, बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इतना अगर आप पढ़ लोगे तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इनमें से देखिए सभी में कंपेयर रूप से पूछा है, मतलब अंतर जैसा, जैसे युग्म विनाश और युग्म उत्पादन युग्म विनाश पूछ लिया, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन पूछ लिया। तो ऐसे आपको तैयार करना है, मतलब अंतर जैसा तैयार कर लेना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इधर। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर या हेडिंग नंबर आपको दूसरी पढ़ाई जा रही है। इसमें देखिए युग्म उत्पादन युग्म विनाश, ये थोड़ी समझिए। जब भी कभी तीव्रगामी गामा किरण फोटॉन, इसको बोला करते हैं गामा किरण फोटॉन, उच्च परमाणु क्रमांक वाले या उच्च भार वाले किसी नाभिक या नाभिक है, नाभिक से जाके टकराती है। जब गामा किरण फोटॉन भारी नाभिक से जाके टकरा जाती है तो नाभिक क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है तथा अवशोषण करने के पश्चात 2 कणों का उत्सर्जन करता है। देखिए ये ऊर्जा है और ऊर्जा से यहाँ कण निकल रहे हैं, यहाँ कण निकल रहे हैं, इसका मतलब इसको हम द्रव्यमान कह सकते हैं। यानी डेल ई जो है यानी ऊर्जा जो है द्रव्यमान में चेंज हो जाता है, यानी 2 कणों का उत्सर्जन हो जाता है। एक का नाम होता है
पॉजिट्रॉन, एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, और इस घटना का नाम होता है युग्म उत्पादन। जब तीव्र गति से या तीव्र ऊर्जा वाले, जब तीव्र ऊर्जा वाले या अत्यधिक ऊर्जा वाले गामा किरण फोटॉन भारी नाभिक से जाके टकराते हैं, जब अधिक ऊर्जा वाले गामा किरण फोटॉन भारी नाभिक से टकराते हैं तो नाभिक इनका अवशोषण कर लेता है तथा दो कणों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। डिफिनीशन याद हो गई होगी। इसके बाद आप ये चित्र बना दीजिएगा, ये जाके आपको चित्र बनाना है और एक समीकरण लिख देना है। इससे आपका युग्म उत्पादन अगर पूछेगा तो इतना सा काम करके आना है। अब आइए युग्म विनाश, तो आपको बेटा इसी का उल्टा बोल देना है बच्चों, इसी का ठीक उल्टा बोल देना है तो आपका बन जाएगा युग्म विनाश। यानी जब कभी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यधिक समीप आ जाते हैं तो आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने के बाद दो गामा, जब ये दोनों आपस में आ गए तो इसको इधर इधर तरफ बोलना है। अगर एक तैयार हो गया तो दूसरा उसी का उल्टा है। देखिए, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो संयोग करते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद दो गामा किरण फोटॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं। चित्र में दिख रहा होगा, दो गामा किरण फोटॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना का नाम है युग्म विनाश। यहाँ जो है द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज हो रहा है। जब कभी ये मान लीजिए पूछ ले कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है या ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे बदला जा सकता है, इससे संबंधित कोई एक उदाहरण लिखो, तो ये बढ़िया उदाहरण। ऊर्जा बदला है द्रव्यमान में, इधर द्रव्यमान बदला है ऊर्जा में, तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो पहली हेडिंग थी उसके उदाहरण भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझिए? युग्म उत्पादन क्या है, युग्म विनाश क्या है? जब कभी एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है, ये पॉजिट्रॉन का संकेत है, एक दूसरे के अत्यधिक समीप आ जाते हैं तो आपस में संयोग करते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद दो गामा किरण फोटॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। इसके लिए आप -1 बीटा 0 प्लस 1 बीटा 0 बराबर h न्यू और प्लस h न्यू, ऐसे करके आप रिएक्शन दिखाएंगे। चलिए आगे, एक चीज़ और है, इसमें से विकल्पी के हिसाब से एक आध पॉइंट और तैयार कर लीजिए कि जब युग्म उत्पादन होता है तो युग्म विनाश होता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इस गामा किरण फोटॉन की कम से कम कितनी ऊर्जा हो जिससे नाभिक इसे अवशोषित करे और नाभिक से दो कणों का यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, उसके लिए कितनी ऊर्जा कम से कम इसकी होनी चाहिए। तो देखिए, आपको ऊर्जा निकालने के लिए पीछे सूत्र बताए थे, डेलियम गुणा c² अगर ग्राम किलोग्राम में दिया हो, अगर मान लीजिए AMU में दिया है तो डेलियम गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उत्तर आए। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये सूत्र लगाते। तो अब यहाँ द्रव्यमान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है एक पॉजिट्रॉन निकला है तो इनके द्रव्यमान रखा जाए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 और प्लस एक पॉजिट्रॉन भी निकला है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान होता है तो 10⁻31 ही होगी, और गुणे c² तो 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर, ये कर देना। जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे और इसमें भाग करोगे 1.6 गुणे 10⁻19 का, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका फाइनली उत्तर आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट रखे दे रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर रखे दे रहे हैं। लगभग इसका उत्तर आ गया 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब होता है 10�6। तो इतना ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी इस गामा किरण फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार चूंकि ये डायरेक्ट विकल्पी में पूछा है तो आपको दिमाग में रख लेना है कि इस गामा किरण फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन संयोग करेंगे तो ऊर्जा के दो कणों का उत्सर्जन करेंगे, तो इनकी टोटल ऊर्जा इसकी कितनी होगी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक, ये भी भैया इतनी ही मिलती है। तो युग्म उत्पादन में, युग्म उत्पादन ये जो पहली घटना में इधर पे लिखे थे ये युग्म उत्पादन है, इसके लिए इतनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी जितनी ऊर्जा आप देंगे तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होगा। और युग्म विनाश में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इतनी ऊर्जा यहाँ देनी पड़ती है, इतनी ऊर्जा हमें मिल जाती है।
तो युग्म विनाश और युग्म उत्पादन दोनों में सेम ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हेडिंग नंबर 3, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब देखिए इधर से बहुत अच्छे से बात समझिए। नाभिक के अंदर ये जैसे मान लीजिए हो गया परमाणु। अब परमाणु का जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है धन आवेशित होता है। इस धन आवेशित सेंटर को हम लोग नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के अंदर जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियन बोल सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके परितः विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं। ऐसे करके किसी परमाणु की संरचना होती है। हमारा क्वेश्चन यह है कि द्रव्यमान क्षति क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, यह द्रव्यमान क्षति क्या है, केवल इतनी सी बात समझो। तो नाभिक के अंदर जो ये नाभिक हमने बनाया, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर मान लीजिए इधर पे 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, एक उदाहरण से समझा रहे हैं, अभी डिफिनीशन आपको बताएंगे। अब इनको आप अलग अलग तौलो, पहले 10 प्रोटॉन तौल लो, फिर 10 न्यूट्रॉन तौल लो, फिर इनको जोड़ो और इनको नाभिक के अंदर एक साथ तौलो। तो उस समय जब इसको हम तौलते हैं तो ये कम आता है, इधर कम आता है और इधर ये ज़्यादा हो जाता है। ये बड़ा अजीब सी बात सुनने में लग रही होगी। जैसे आपको और दैनिक जीवन से रिलेटेड एक उदाहरण बताएं। जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदे 2 किलो और 2 किलो बैगन खरीदे, दोनों को तौले 4 किलो है। लेकिन अब उसको पॉलीथीन में भर लो, बैग में भर लो, फिर तौलो तो और थोड़ी ज़्यादा आना चाहिए 4 किलो, क्योंकि जो है बैग का यानी जो आप थैले में भरे हो उस थैले का भी द्रव्यमान जुड़ गया होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो बता रहे हैं वो कम हो जाता है, तो ठीक उल्टा आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम नाभिक की द्रव्यमान क्षति पड़ गया है और इसको हम बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग में पढ़ते हैं। तो आपको ये बोलना है, अच्छा उसके पीछे रीजन क्या होगा। अब आपका दिमाग आ रहा होगा कहे ऐसा हो गया। तो रीजन ये होता है कि जब ये बाहर हम लोग तौलते हैं तो ये रुके हुए होते हैं, लेकिन जब इसको अंदर रख देते हैं यानी नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये गति अवस्था में रहते हैं। और गति अवस्था में रहने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए यानी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? द्रव्यमान से। अभी बताया द्रव्यमान कुछ कम होके ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, इसीलिए कम हो जाता है। अब देखिए डिफिनीशन, आप डिफिनीशन में बताओगे कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का जो कुल द्रव्यमान है, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का जो योगफल है नाभिक के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। यानी इधर वाला ये अधिक है और नाभिक का कुछ कम है, या ऐसे बोला जाए नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योगफल से कुछ कम होता है। नाभिक का जो द्रव्यमान है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब समझ में आ गई होगी बात। नाभिक का जो द्रव्यमान है, नाभिक इधर है, इसका जो द्रव्यमान है, इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके द्रव्यमानों के योगफल से, यानी इसका द्रव्यमान अलग निकालो, इसका अलग निकालो, फिर योगफल निकालो, तो जो योगफल निकलेगा उससे नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। याद हो गया होगा उम्मीद है हमें। नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योगफल से कुछ कम होता है। इसी कमी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मान लीजिए भैया ऐसा कुछ देखा जाए, देखिए इधर द्रव्यमान क्षति बराबर, इसको हम डेलियम से व्यक्त करेंगे तो डेलियम बराबर आप लिखोगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम होता है, तो जब आप घटाओगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ये हो गया, उससे जब आप घटाएंगे नाभिक का द्रव्यमान तो जो घट के आएगा वो द्रव्यमान क्षति कहलाती है, यानी इतना कम है। जी इस तरह से कमी हम निकाल लेते हैं, यानी कितना कम है घटाना है तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का अलग द्रव्यमान निकाल के नाभिक का द्रव्यमान अलग है, फिर दोनों घटा दीजिए तो द्रव्यमान क्षति निकल आएगी। ऐसे करके मान लीजिए हमने कोई तत्व ले लिया ZXA। अब देखिए इसको हम जब लिखा करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिखना है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया यानी MZ लिख लिया जाए।
प्लस, आगे लिखा है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो इन दोनों को घटाना पड़ता है तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं जो यम है वो भी A माइनस जेड, तो ये निकल आएगा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, माइनस जो नाभिक है, नाभिक को हम दिखा दें मान लीजिए एन से, कैपिटल एन से, नाभिक के द्रव्यमान से घटा देना, तो ये संकेतिक रूप हो गया, वो हिंदी में लिखा हुआ है। इस तरह से द्रव्यमान क्षति निकाल लेते। आगे लिखा है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या है कि अभी हमने बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये एक दूसरे से, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अब किसी नाभिक को कम से कम कितनी ऊर्जा दे दी जाए कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से अलग होकर अनंत पर चले जाए, एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो दी गई उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे जिससे न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होकर अनंत पर चले जाते हैं, उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। या इसको दूसरे वे में ऐसा भी बोला जा सकता है कि जितनी ऊर्जा से नाभिक के कण यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी नाभिक के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। चलिए, इसी के सब ज़्यादा सवाल आपके मिलेंगे। सवाल जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, यानी आपको परिभाषा लिखना है और बाकी सवाल ही पूछ रहा होगा। तो सवाल चूंकि अभी हम इसके अगले वीडियो में डालेंगे, आज हम पूरी थ्योरी इसमें पढ़ाई दे रहे हैं और जस्ट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, हेडिंग नंबर 4। हेडिंग नंबर 4 है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा परमाणु भार के साथ परिवर्तन का। देखिए इधर पे ये आपको तैयार रखना है, तो देखिए एक बार हम तुम्हें समझा दें, इसके बाद रिपीट कराएंगे। तो देखिए भैया इधर पे लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम बोरान, 2 ठो आपको छोड़ देना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान छूट गया। कार्बन, ये कार्बन लिखा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लगातार, इसके बाद Fe, इसके बाद आप आ जाओगे U238। ये आपको थोड़ा सा ग्राफ याद करना है कैसे बनता है, इसको अभी हम अभी आपको याद करा रहे हैं। देखिए इसमें आप देखिए हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम 7.07 आया करता है, तो यानी 7 की लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 5.5 के आसपास होता है, तो 5 और 6 की, ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, इधर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है और इधर परमाणु भार है, इनके बीच ग्राफ। चलिए इस ग्राफ को एक बार हम रिवाइज कराते हैं। देखिए इधर आ जाइए, देखिए अब देखिए पहले आपको परमाणु भार इधर 20 दिखाना है, 20 के बाद कितना दिखा देना है 40, 40 के बाद कितना 60, 60 के बाद कितना 80, और ऐसे ही आपको 220 या 240 तक दिखा दो परमाणु भार। चलिए आप इधर आ जाइए, तो 1 से लेकर 9 तक लाइन ये खींच लो, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, ये है क्या, ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, प्रतिन्यूक्लियन न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इधर परमाणु भार है। अब देखो हमें ये नहीं क्या कैसे क्या इधर पे लिखना है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इधर लिखना परमाणु भार। ये क्या लिखा है परमाणु भार। यहाँ पर आप राइटिंग में विशेष ध्यान ना दीजिए, क्योंकि हम उधर भी आपको डायग्राम आपको दिखाए थे, बस वो दिमाग में रखना है। यहाँ आपको दिमाग में ये रखना है कि ग्राफ हमें कैसे तैयार हो जाए, आपको कैसे तैयार हो जाए, बात तो ये है। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे हाइड्रोजन 1H1 की बंधन ऊर्जा होती है 0। रीजन क्या है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है वो 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0, कि न्यूट्रॉन इनसे घटाने के बाद न्यूट्रॉन मिला करता है, भार से जब क्रमांक घटाते। अब जब यहाँ अकेला प्रोटॉन ही है, इसके साथ कोई दूसरा बंधा ही नहीं है, जैसे न्यूट्रॉन है ही नहीं है, तो फिर किसको अलग करोगे, वो खुद ही अलग है। और अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं।
तो ये बंधन ऊर्जा इसकी 0 होती है, इसीलिए हम 1H1 को ना लिख के हम चालू करते हैं H2 से, यानी 1H2 से। ऐसा करने में प्रोटॉनों की संख्या 1 आ जाएगी, और घटा दोगे तो भी यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 1 आ जाएगी, तो इसकी बंधन ऊर्जा रहेगी, और इसका मान 1.12 के आसपास रहता है। तो यहाँ पर, यहाँ से हम 1 से थोड़ा सा ऊपर चालू करना, तो हाइड्रोजन, फिर इसके बाद हीलियम, हीलियम 7.07, तो हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम 5.5 के आसपास। तो यहाँ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर 2 छोड़ना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर इसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान छोड़ोगे, फिर इसके बाद कार्बन, सब 7 और 8 के बीच करना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए ये आपका चित्र बन गया, ये इसके बाद सीधे आ जाना 56, परमाणु भार होता है 56 और 8.8, ये 8.8, 8.8, इधर आ जाइए, 8.8 मतलब यहाँ कहीं 8.9 के आसपास, और 56, 50, 6, 56, ठीक, ये आ जाइए। इसके बाद आप आ जाएंगे U236 कर लो, तो 36 यानी 40 के पहले और 7 के आसपास, यहाँ आ जाइए, तो सीधे इसको आपको मिला देना है। ये लिखा है, ये E लिखा है, और ये आपका हाइड्रोजन हीलियम, फिर ये लिखा है लिथियम, फिर बेरिलियम बोरान छूटा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आयरन और यूरेनियम, ऐसा बनाना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे करें। चलिए एक बार फिर से देख ले रहे हैं, शुरू से बता दें। ये आपको पहले ऐसे करके परमाणु भार के लिए कुछ लाइनें खींच देना है। वैसे अगर हम 20-20 के अंतर में खींच रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100 और 240 तक खींचना है 20 के अंतर में, तो आप समझिए 12 लाइन ऐसा खींच लेना है। लास्ट में हम 240 लिखे दे रहे हैं, और 9 लाइन ऐसे खींच लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा एक बार आप वीडियो रोक के अपने ट्राई कर लो, फिर चेक करो, नहीं तो एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो रोक के बाद में ट्राई करिए। पहले आपको लिख देना है हाइड्रोजन, फिर लिख देना है, पहले तो यहाँ 1, 2 दिखा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हाइड्रोजन। फिर इसके बाद हीलियम 7 के आसपास, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 5.5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, 2 छोड़ना है, तो ये आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए ये आ गया। इसके बाद 56 में पहुंच जाओ, यानी 60 के थोड़ी से पहले 8.8, तो ये हो जाएगा आयरन। और इसके बाद पहुंच जाओ 36, 236 मतलब यहाँ, और 7.5 के आसपास, 7 के आसपास पहुंच जाओ। देख लो इधर, ये दिख रहा है 7.5 के आसपास, यही इसमें आपको रख देना है। तो 7, ये 7.5 मतलब इस वाली लाइन में यहाँ ऊपर कर देना। अब इनको आपको जोड़ देना है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, फिर 2 छोड़ा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये लिथियम है, ये हाइड्रोजन हीलियम, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 2 छोड़िए बोरान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान छूट गया, ये आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, यूरेनियम। अब इनको आपको क्रम से ऐसा 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 मिला देना, ऐसा ऐसा आपको मिला देना, ये आपका चित्र बन जाएगा। चलिए इस चित्र के बारे में 2025 में एक सेट में पूछे था और 24 में पूछे था। मान लीजिए आपको जितना भी ये बन जाए तो बनाइएगा, वरना इसके 6 निष्कर्ष निकलते हैं। उन निष्कर्षों को कायदे से अभी सुन लो, अभी हम बता दे रहे हैं, निष्कर्ष आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए इधर आपको ये बोलना है कि आप परमाणु भार 50 से 80 तक पहुंच जाओ। ये 50 है, परमाणु भार 50,
से 80 ये दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए सपाट वक्र मिलता है, कम ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो आपको बोलना है कि परमाणु भार 50 से 80 के बीच सपाट वक्र मिलता है, सीधा वक्र मिलता है। अतः इन तत्वों के नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। पहला नंबर 50 से 80, परमाणु भार 50 से 80 के बीच जो ग्राफ होता है यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो वक्र मिलता है, सपाट यानी सीधी रेखा मिलता है, अतः ये तत्व सबसे अधिक स्थायी होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में दिमाग में रख लेना है कि परमाणु भार 50 से कम, परमाणु भार 50 से कम की भी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निरंतर घटती जाती है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निरंतर घटती जाती है। अतः इनके तत्वों का नाभिकों का स्थायित्व भी निरंतर घटता जाता है। अतः परमाणु भार 50 से कम वाले तत्वों का जो नाभिक है उनका स्थायित्व भी घटता जाता है। ऐसे तीसरा पॉइंट दिमाग में रखिए कि परमाणु भार 80 से ऊपर, परमाणु भार 80 से ऊपर भी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निरंतर घटती जा रही है। परमाणु भार 80 से ऊपर वाले तत्वों का भी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निरंतर घटता है। इससे पता चलता है कि इन तत्वों का स्थायित्व भी निरंतर घटता जाएगा। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट ये है कि इसमें आप देखिए कि जब इधर 50 से कम आए थे तो ये 3 ठो, जैसे हम इधर पे देखिए तो ये सब लाइन पे है, लेकिन ये 3 जो ऊपर बच गए जिससे हीलियम हम कह सकते हैं, साथ में कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो इसके साथ नहीं मिल रहे हैं, बाकी तो सब साथ में, ये 3 ठो अलग से। तो आपको बताना है कि वो क्या है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अपने समीपवर्ती यानी अपने पड़ोसी तत्वों की अपेक्षा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक रखते हैं। यानी इन तत्वों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पड़ोसी तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इन तत्वों का स्थायित्व अधिक होता है। इसके बाद आप पांचवा और छठवां 2 पॉइंट और दिमाग में रखिए। यदि आप हल्के तत्वों को जोड़कर भारी तत्व के परमाणु क्रमांक 20 से कम की ही बात कर रहे हैं, आप बोलोगे 5वें नंबर में यदि परमाणु भार 20 से कम वाले हल्के तत्वों को जोड़कर भारी तत्वों के नाभिक बना देंगे तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और छठवां पॉइंट ये है कि यदि भारी नाभिक को तोड़कर हल्के नाभिक यानी परमाणु क्रमांक कम वाले नाभिक वाले तत्वों में बदल दी जाए, यानी अधिक परमाणु भार वाले नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ दें तो भी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए इसकी बंधन ऊर्जा ये, अगर इसको हल्के में तोड़े होते तो यहाँ कहीं आ गया होता, ये परमाणु भार कम है, इधर 100-120 है लिखा है, तो इनकी बंधन ऊर्जा ये, तो बंधन ऊर्जा यहाँ से यहाँ बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी किसी भारी नाभिक को यदि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में तोड़ दिया जाए तो भी इनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस तरह से आपको ये 6 पॉइंट दिमाग में रखने। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, हेडिंग नंबर 5वीं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है, इधर पे आप सुनिए। अब आपको ये बोलना है कि जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बहुत आता है हेडिंग, बहुत ही ज़्यादा। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखे, तो ये पूछता है, तो इस तरह से आप तैयार करिए। पहले परिभाषा में आप लिख देना कि जब भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। संलयन में आप बताइए, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बना देते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बना देते हैं, और विखंडन में भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में बदल जाता है। जब एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बन जाता है जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन।
अब देखिए इनका एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा दोनों का। नाभिकी विखंडन के लिए जैसे करके लिखिएगा, इधर पे लिखे दे रहे हैं हम U235 92U235। एक रिएक्शन याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही तैयार कर लो, एक इधर तैयार कर। 92U235 में एक न्यूट्रॉन प्रवेश करा दिया जाए तो 92U236 हो जाएगा। और जैसे 36 होता है तुरंत विस्फोट हो जाता है। विस्फोट हो जाता है तो बेरियम में टूटता है, साथ में क्रिप्टॉन में टूटेगा और 3 ठो न्यूट्रॉन निकल आएंगे और साथ में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बेरियम के लिए आपको याद करना है 56 144 और ये 56 36 और 36 89 होता है, या 56 36 56 36 56 36 बन जाएगा। 56 36 ये होता है, 56 7 144 है, 36 7 89 है, 89 है। तो आपको ये एक रिएक्शन तैयार कर लेना है। ये है नाभिकी विखंडन की, ठीक है। अब आ जाइए नाभिकी संलयन में। नाभिकी संलयन के लिए हम बता रहे हैं, अभी बताया ना, 2 या 2 से हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक जब हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बना देते हैं तो इस क्रिया को नाभिकी संलयन कहते हैं। अब इसके लिए 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 1H3 और साथ में 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और एक न्यूट्रॉन भी करा दिया जाए 0N1 1 1 2 और इधर पर आपका आ जाएगा 2He3 करा दिया जाए तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 तो ये आ जाएगा, साथ में 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब आप क्या करिए 1H2 से फिर से 2He3 की रिएक्शन करा दो तो 2He4 आ जाएगा और प्लस 1H1 आ जाएगा और साथ में 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। अब देखिए जब इसको जोड़ोगे तो इससे कट जाएगा 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4 प्लस 1H1 और प्लस 0N1 और प्लस में आ जाएगा 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या जी? अच्छा एक बात और बता दें, जैसे आप केवल इसको तैयार कर लो, जैसे उसमें हमने एक ही रिएक्शन बताई थी, पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताया था, तो इसको तैयार कर लो 1H2 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 2He4 1 2 3 था तो यानी एक अभी इधर पे बच रहा है, एक ये 2 है 3 है और यहाँ 2 ही रखे हो, इसका मतलब 1 अभी बचा लो। 2 2 4 2 6 था, 6 में से इधर 4 लिखो तो 2 बचा है, तो एक ये और 26.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। एक बार अच्छा मेरे साथ फिर से रिएक्शन तैयार कर लो। चलिए ठीक है, तैयार करो। अच्छा बताइए क्या लिखें? 1H2 प्लस 1H2 और प्लस 1H2, बोलो इतनी बात तैयार हो गई, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 2He4, फिर 2He4 के बाद क्या लिखना है? 1H1, फिर बोलो बोलो 0N1 और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। चलिए ठीक। अच्छा विखंडन वाली तो 92U235 से एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराए तो 92U236 236। अब जैसे 236 में चेंज हुआ तो 2 में टूट जाएगा बेरियम क्रिप्टॉन और साथ में 3 ठो न्यूट्रॉन और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। इसको बताए थे कितना? 56, इसको क्या बताए थे? 36, ये 144, ये 89। तो नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन दोनों हो गए। चलिए नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, समझ में आया होगा उम्मीद है। इन दोनों रिएक्शन तैयार कर लेना है, परिभाषा तैयार कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग नंबर 6वीं, हेडिंग नंबर 6वीं क्या है, इधर देख लो। रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन। देखिए इसमें अंतर पूछा है, कई साल अंतर पूछा है, तो हम बेसिक हमें तो हम तुम्हें
4 अंतर बता दे रहे हैं जी। पहला देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ एक स्वतः क्रिया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव विघटन एक स्वतः क्रिया होती है, जबकि नाभिकीय विखंडन में अभी बताए थे कि जब एक न्यूट्रॉन प्रवेश करा दिए थे 92U235 में, तो बन गया था 36, और बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा था। तो ये विखंडन जब हम चाहेंगे तब होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव विघटन हमारे चाहने से नहीं होगा, स्वतः है, अपने से जब होगा, जब हम चाहें कि अभी होना चाहिए तो नहीं हो सकता। तो यानी रेडियो एक्टिव विघटन एक स्वतः अपक्रिया होती है, जबकि नाभिकीय विखंडन एक कृत्रिम अपक्रिया होती है, यानी हमारे द्वारा कराई गई अपक्रिया होती है। और इसको आप स्वतः और प्राकृतिक भी लिख सकते हो कि जो है रेडियो एक्टिव विघटन एक प्राकृतिक अपक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन कृत्रिम अपक्रिया है, यानी जब हम चाहेंगे। इसे रेडियो एक्टिव विघटन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यानी किसी भी तरह से ना इस अपक्रिया को बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। जबकि नाभिकीय विखंडन कृत्रिम अपक्रिया है, इसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जबकि रेडियो एक्टिव विघटन को किसी भी विधि द्वारा बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। चलिए ठीक, अगला देखिए, जब भी रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है तो अल्फा अथवा बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है तो हल्के नाभिक ही मिलते हैं, हल्के तत्वों के नाभिक मिल जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक मिलते हैं। अगली बात ये समझ लीजिए कि जब भी रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो परमाणु क्रमांक में, जैसे एक उदाहरण इधर पे हम लिखे दे रहे हैं 92, एक उदाहरण देखिए 92U235 से मान लीजिए रेडियो एक्टिव विघटन हुआ, यानी एक अल्फा कण निकल गया, यानी 2He4 निकल गया, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, 2 मतलब 90 हो जाएगा थोरियम, और भार में 4 की कमी यानी 231 हो गया। तो आप देखिए इसमें रिएक्शन ये मिलेगी। आ जाइए इधर की रिएक्शन, अभी अभी लिखे थे 92U235 में एक न्यूट्रॉन प्रवेश करा दिए थे तो 36 में बदला था, जैसे 36 में तो बेरियम और क्रिप्टॉन यानी Ba और Kr, साथ में भैया 3 ठो न्यूट्रॉन और ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, ये था 56, ये था 36, ये 144, ये था 89, ऐसे करके। तो अब आप इधर देखिए कि जब भी रेडियो एक्टिव विघटन की क्रिया होती है तो परमाणु क्रमांक में 1 या 2 का परिवर्तन आता है, 92 से 90 हो गया, लेकिन जब विखंडन की अब क्रिया होती है तो परमाणु क्रमांक में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, ये 92 है और ये 56 है, ये 36 है। तो विखंडन में परमाणु क्रमांक बहुत अधिक परिवर्तित होता है, जबकि रेडियो एक्टिव विघटन में परमाणु क्रमांक में 1 अथवा 2 का परिवर्तन होता है। बीटा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा, और अगर अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक 2 की कमी हो जाएगी, 92 से 90 बचा था। अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये 4 अंतर आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखे हैं तो हेडिंग नंबर आ गई 7वीं। हेडिंग नंबर अभी कौन सी पढ़ रहे थे? 6वीं। ये हेडिंग आ गई 7वीं। देखिए इसमें 7वीं हेडिंग क्या है? 7वीं हेडिंग है आपकी श्रृंखला अपक्रिया। श्रृंखला अपक्रिया क्या है? तो श्रृंखला अपक्रिया 2 तरह की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि श्रृंखला अपक्रिया है क्या। पहले तो क्वेश्चन एक यहाँ बन रहा है कि श्रृंखला अपक्रिया क्या है, फिर एक नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया क्या है और अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया क्या है। तो ये आपका अनियंत्रित इधर बनाया गया है, नियंत्रित, और इधर है आपका नियंत्रित अपक्रिया। चलिए अब इन तीनों में हम डिस्कशन कर रहे हैं श्रृंखला अपक्रिया। अब आप देखिए अभी एक रिएक्शन अभी जो इधर पे लिखे थे तो ये आपको दिख भी रहा होगा, कम दिख रहा है, तो चलो हम लिखे दे रहे हैं 0N1 लिखा हुआ, ये इधर पे लिखा है 92U235 लिखा हुआ है,
जैसे इससे प्रवेश कराए तो क्रिप्टॉन लिखा हुआ है, ये क्रिप्टॉन लिखा है। देखिए इसी को हम थोड़ी जूम कर दें आपको दिखने लगे। चलिए ठीक है, इसको अभी हम बता रहे हैं। चलिए इधर तो श्रृंखला अपक्रिया क्या है, तो जब इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इधर पर हम आपको बता रहे हैं कि जब अभी हम एक रिएक्शन लिखे 92U235, देखिएगा इसमें हम एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराए तो ये बन गया बेरियम, बेरियम साथ में क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन, बार बार बोल रहे हैं, और साथ में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो जब ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, यदि ये पुनः, भैया इसका एक नाभिक तोड़ने में ये पूरी कहानी है। अब जैसे इसमें देखो कितने सारे नाभिक दिखाए गए, उनमें से एक कोई नाभिक टूट गया और ये आ गया, ये बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से जो बाकी नाभिक बचे हुए हैं उनसे जाके टकरा जाए तो फिर से यही कहानी होगी। श्रृंखला मतलब ये होता है कि एक के बाद एक बना रहे, क्रिया होती रहे। जैसे एक क्रिया हुई, फिर क्रिया हुई, फिर क्रिया हुई, फिर क्रिया, मतलब श्रृंखला बन गई। श्रृंखला मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैन। जैसे ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोला करते हैं चैन, और हिंदी में बोलते हैं इसको श्रृंखला। ये श्रृंखला है बनी। श्रृंखला का मतलब वही कार्य या वही वैसे दिखने वाले एक दूसरे से जुड़े हुए लगे हों, तो उसे बोलते हैं श्रृंखला। अब देखिए आपको ये बोलना है कि जब नाभिकीय विखंडन में जो नए न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन मिले थे, यदि ये न्यूट्रॉन पुनः विखंडनीय पदार्थ में पड़कर, पुनः विखंडनीय पदार्थ में पड़कर इस क्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं, तो इस घटना को श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुने, बहुत ही अच्छे से लिख लेना। यदि आपको बोलना है विखंडन के पश्चात, यदि विखंडन के पश्चात प्राप्त नए न्यूट्रॉन पुनः विखंडनीय पदार्थ में पड़कर इस विखंडन को निरंतर बनाए रखते हैं, तो इसे श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। यह श्रृंखला अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया और दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। एक होती है नियंत्रित और दूसरी अनियंत्रित। अब इधर देखो, ये कौन सी है? अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। इसको हम कुछ ऐसा इधर पे समझा दे रहे हैं। इधर देखो अनियंत्रित, जैसे मान लीजिए, एक बार रिएक्शन फिर से लिखो, रिएक्शन ना भूलनी चाहिए। 92U235 से एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराना है तो 2 में चेंज हो जाएगा, क्रिप्टॉन और बेरियम। बेरियम होता है कितना? 56, ये कितना हो जाएगा? 36, ये 89, 144, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 8 रिएक्शन आप बता रहे हैं, ऐसे करके कम से कम 8-10 रिएक्शन होती है, जिसमें से एक आप तैयार कर लो, बाकी जरूरत नहीं, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे। चलिए ठीक है, यहाँ तक आया। अब ये जो नए न्यूट्रॉन मिले हैं पुनः जाके विखंडनीय पदार्थ में पड़ जाए तो यही क्रिया बार बार होती रहेगी, तो बन जाएगा श्रृंखला अपक्रिया। अब श्रृंखला अपक्रिया 2 तरह की, अनियंत्रित, नियंत्रित। अनियंत्रित में क्या होता है कि जैसे एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराए थे तो एक नाभिक टूटा था तो ये चीज़ें निकली थी। जैसे एक हम डायग्राम से बनाए, इसमें हमने एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराया 0N1 U235 में, तो इसमें 3 तो न्यूट्रॉन निकले, एक आपको निकला बेरियम, दूसरा निकला आपको क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन 0N1 0N1 0N। अब ये तीनों न्यूट्रॉन पुनः विखंडनीय पदार्थ में पड़ जाए, यानी U235 में पड़ जाए, U235 में पड़ जाए, फिर U235 में पड़ जाए, तो भैया एक से फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 0N1 N बस लिखे दे रहे हैं, N और बेरियम निकलेगा और साथ में क्रिप्टॉन निकलेगा। ऐसे सेम इसमें
अब देखिए पहले एक नाभिक टूटा था, अब 3 नाभिक टूटेंगे, 3 के बाद अगली बार एक से 3 निकलते हैं तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएंगे। तो ये अनियंत्रित हो गया, 1 3 9 27 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। तो इसको बोला करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। जैसे U235 से फिर से वही 5, 3 ठो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए हम यन लिखे दे रहे हैं, बेरियम निकलेगा, क्रिप्टॉन निकलेगा। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन मिले थे फिर से जाके U235 में पड़ जाए तो इसको U से बस दिखाई दे रहा है, U ऐसे ही फिर से न्यूट्रॉन U में पड़ जाए, U में पड़ जाए, U में पड़ जाए, U235। तो ये एक क्रम में बढ़ती रहेगी, तो अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया होगी। अब डिफिनीशन सुन लो। जब उत्सर्जित नए न्यूट्रॉन यानी विखंडन के पश्चात प्राप्त नए न्यूट्रॉन विखंडनीय पदार्थ में पड़कर विखंडन को एक निश्चित दर से आगे बढ़ाते रहते, एक निश्चित दर से बढ़ाने लगते हैं, तो इसे अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर इसी में भैया हम लोग जो ये 3 न्यूट्रॉन निकले थे, 2 को हम अवशोषित कर लेते, जो ये 2 न्यूट्रॉन थे, इन 2 न्यूट्रॉनों को हम कर लें अवशोषित, केवल एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दे, तो फिर से भैया ये अब ना टूटेंगे, केवल ये एक ही पदार्थ टूटा होगा। ऐसे ही भैया फिर इससे जो 2 न्यूट्रॉन थे इनको फिर से नियंत्रित कर लें यानी अवशोषित कर लें, तो फिर आगे जाएगा तो एक ही यूरेनियम का एक ही नाभिक टूटेगा। तो एक टूटा, फिर एक टूटा, फिर एक टूटा, तो ये बन गया नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। तो आपको ये बोलना है कि जब वो विखंडन के पश्चात प्राप्त नए न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन को छोड़कर शेष न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो जो विखंडन है वो उसी दर पर नियत बनी रहती है। उसमें लिखा है जो विखंडन होता है एक निश्चित दर से बढ़ने लगती है, इसमें आप लिखेंगे कि विखंडन उसी दर पर नियत बनी रहती है। जैसे एक टूटा, फिर एक टूटा, फिर एक टूटा, तो नियंत्रित है, यानी ये बढ़ नहीं रही है, नियत बनी रहती है। इसे बोलते हैं हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया का उदाहरण होता है परमाणु बम, और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया का उदाहरण होता है परमाणु भट्ठी। बहुत ज़्यादा पूछा है, परमाणु भट्ठी, परमाणु बम। चलिए आगे आई, इसका चित्र हम देखिए इधर से बनाए हैं, इन चित्रों को आप तैयार कर लीजिएगा। इस चित्र में हम अगर देखें, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर इसमें आपको ये दिखाया गया है कि पहले एक न्यूट्रॉन आया है, ये न्यूट्रॉन जाके U235 से इधर देखिए U235 से टकराया, इससे एक इधर क्रिप्टॉन निकला है, बेरियम निकला, और इसे लगभग 2 टुकड़ों में बदल गया। इसी में एक नाभिक के साथ ये क्रिया हो गई, बाकी अभी नाभिक बचे हुए हैं, तो वो जो बचे हुए नाभिक हैं उनको फिर से दिखा। इनमें भैया एक न्यूट्रॉन जो निकला ये जाके इससे जाके टकरा गया, दूसरा जो इससे जाके टकरा गया, तीसरा इससे जाके टकरा। तो अब एक के साथ 3 टूटे, पहले एक टूटा था, फिर 3 टूटे, फिर ऐसे करके सब बढ़ते रहेंगे, तो अनियंत्रित हो गए। इसमें से आप देखिए न्यूट्रॉन इधर पे लिखा है, U235 लिखा है, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकला, एक ये देखिए, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो इन 2 को हमने क्या किया, रोक दिए, इन 2 को हमने रोक दिया, केवल एक को आगे जाने दे रहे हैं, तो फिर जाके इससे जाके बढ़ जाएगा। ऐसे इधर से हमने एक को जाने दिया, केवल एक एक ही बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा नियंत्रित और ये हो जाएगा अनियंत्रित, अनियंत्रित नियंत्रित। चलिए आगे आइए, हेडिंग शायद आपको इतनी ही पढ़नी थी इसमें, और ये आपका थ्योरी के हिसाब से पूरा हो गया, एक बार देख लीजिए। साथ ही हेडिंग पढ़ना था, तो इसके सवाल आपको ये वीडियो देख लीजिए, और आधे घंटे बाद फिर हम आपको इसके सवाल कर रहे हैं। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसीलिए मैं अलग से डाले दे रहा हूँ। जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट है
तो सवाल पे विशेष ध्यान दे ले, सवाल कैसे हल होने हैं और दिमाग में रखिए, आना ही है। तो चलिए थ्योरी भी ऐसे नहीं हल्के में ना लीजिएगा, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, जितनी हेडिंग पढ़ाए। अब इससे कम क्या किया जाए, ये ही आनी है, इससे ऊपर होनी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो अच्छा, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग जाए तो देखिए, कब थोड़ा सा हम लोग का भी सहयोग करिए, लाइक करिए, और देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करते हो उतने ज़्यादा बच्चे देखते हैं। हमें भी इधर पे हमारे पास भी मैसेज आते हैं कि नहीं सर अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए, तो एक हमें पढ़ाने का लय बढ़ता है। तो थोड़ा सा सहयोग करिए। धन्यवाद।